क्या आप इस प्राणी को पहचानते हैं जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन यह दुर्लभ प्राणी अब भारत से लगभग लुप्तप्राय ही हो गया है। यानी इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर इसकी कहीं कोई उपस्थिति नहीं दिख रही। ये बात और कोई नहीं बल्कि सरकार की अपनी रिपोर्ट से साफ हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसमें आपको मिलती है खबरें साइंस, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज की। आज हम बात करेंगे मस्क डेयर यानी कस्तूरी मृग के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रमों यानी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पर, या कहिए उसकी सच्चाई के बारे में। कस्तूरी मृग के अस्तित्व पर संकट का हाल यह है कि अब उसकी तस्वीर या झलक मिलना भी लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। यह दुर्लभ फुटेज निर्देशक नेहा दीक्षित और प्रोड्यूसर समरीन फारूकी की फिल्म से है, जो राउंड ग्लास सस्टेन यूट्यूब चैनल से साभार ली गई है। पूरी फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन नेहा की इस फिल्म को देखने से पहले आपके लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि नेहा और उसकी टीम ने इस फिल्म को बनाने में इतनी मेहनत क्यों की। हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन ने एक विशेष लेख प्रकाशित किया, जिसमें कस्तूरी मृग के प्रजनन कार्यक्रम की पड़ताल की गई है और कई अहम सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के लेखक विवेक मिश्रा सवाल करते हैं कि क्या कस्तूरी मृग के संरक्षण प्रयास यानी कंजर्वेशन प्रोग्राम वाकई सफल हो पाए हैं या सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। अपने लेख की शुरुआत में विवेक मिश्रा कहते हैं कि शायद इस सवाल का जवाब आप कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, ना ही आपको यह पता चलेगा कि अपनी खास सुगंध के लिए मशहूर इन कस्तूरी मृगों की संख्या कितनी है। इतना सबूत जरूर मिल गया है जिससे यह पता चलता है कि समर्पित चिड़ियाघरों में इनके प्रजनन कार्यक्रम के लिए कभी सही प्रजातियों का चयन ही नहीं हो पाया और न ही कभी कस्तूरी मृग के प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एक प्रयास कंजर्वेशन का ऐसा है जो कि हमें प्राकृतिक आवास में ही जाकर करना है और बिना किसी छेड़छाड़ के, और दूसरा प्रयास ऐसा है कि हमें वहाँ से कुछ संकटग्रस्त वन्य जीव के जोड़ों को लाकर एक ऐसे वातावरण में रखना है जहाँ वो फल फूल सकें। तो चिड़ियाघर एक ऐसे स्थान बनने लगे हैं या बनाने की कोशिश हुई है हमारे देश में, जहाँ पर हम उनके प्रजनन को और बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कैप्टिव ब्रीडिंग, जो कि दुनिया भर में बड़ा विख्यात शब्द है, यानी कि हम उन्हें एक ऐसे बंद वातावरण में रखते हैं जहाँ उनका प्रजनन कार्यक्रम अच्छे से हो सके। लेकिन हमने देखा है कि जब आप भारत में इसकी बात करेंगे कैप्टिव ब्रीडिंग की, तो उसे कंजर्वेशन ब्रीडिंग नाम दिया जाता है, यानी एक नेगेटिव सेंस ना क्रिएट हो और संरक्षण कार्यक्रम के तौर पर उसे देखा जाए। लेकिन बातों को बदल देने से मूल चीज़ नहीं बदलेगी। तो हमारे यहाँ चिड़ियाघरों में हमने देखा कि बहुत सारे वन्य जीवों को लाया गया, रखा गया, लेकिन उनके प्रजनन कार्यक्रम उतने सफल नहीं हुए जितने होने चाहिए थी। कस्तूरी मृग उसका एक सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। कस्तूरी मृग को आप एक सिंबॉलिक इसलिए ऐसे समझें कि जो पूर्वी से पश्चिमी हिमालय हैं उसमें कस्तूरी मृगों की संख्या है, और ख़ास तौर से दो प्रजातियां जो मॉसस ल्यूकोगैस्टर और मॉसस क्राइसोगैस्टर, यानी एक अल्पाइन हिमालय और एक हिमालयी कस्तूरी मृग, ये दोनों तरीके के जो मृग हैं वो हमारे यहाँ हिमालय में पाए जाते हैं रेंज में, और ये पूरे हिमालयन रेंज में इनको देखा जाता है। लेकिन पिछले 20, 30, 40 सालों में हमने लगभग भुला दिया है, इस बारे में बात करना बंद कर दिया है। तो जब ऐसे संकेतक हमारे बीच से गुम होने लगें, वो विलुप्त होने लगें, हमारी याददाश्त से ख़त्म होने लगें, यहाँ तक कि उनकी छवियाँ ढूंढने में आपको परेशानी होने लगे, तब समझ लीजिए संकट बहुत गहरा है। मिश्रा की रिपोर्ट का आधार है सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की दिसंबर 2024 की यह रिपोर्ट, जिससे न सिर्फ कस्तूरी मृग बल्कि अन्य विलुप्ति के कगार पर खड़े वन्य जीवों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों को लेकर कई विफलताएं उजागर होती हैं। डाउन टू अर्थ की इस रिपोर्ट का लिंक हम अपने वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कस्तूरी मृग से जुड़ी कुछ खास बातें बता दें। यह दुनिया की सबसे खास और संकटग्रस्त प्रजातियों में है। इसका कस्तूरी यानी मस्क बहुत कीमती होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत गोल्ड के मुकाबले 4 गुना तक बताई जाती है। जाहिर है इस कारण सदियों से इसका शिकार किया जा रहा है और अब जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और इंसानी दखल ने इसके आवास यानी मस्क डियर के आवास और हैबिटेट को और भी संकटग्रस्त बना दिया है। भारत में 2 प्रमुख प्रजातियां मस्क डियर की पाई जाती हैं। पहली अल्पाइन कस्तूरी मृग जिसे मॉसस क्राइस्टोगैस्टर और दूसरी है हिमालयन कस्तूरी मृग जिसे मॉसस ल्यूकोगैस्टर कहते हैं। मैं इस वीडियो में कस्तूरी मृग शब्द ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये दोनों ही प्रजातियां खतरे में हैं और इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है। सरकार ने इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए XC2 यानी इनके निवास स्थान के बाहर प्रजनन की योजना तो बनाई, लेकिन वह कभी शुरू ही नहीं हुई। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है अभी एक रिपोर्ट उसने दिसंबर 2024 में तैयार करके पेश की है, जो कि शायद पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली अपनी नाकामियों और कमियों के साथ में सफलताओं की बात की गई है, चुनौतियों की बात की गई है। वह रिपोर्ट हमें मुख्य बिंदु मैं उसके दोहरा देता हूँ। वह रिपोर्ट हमें ख़ास तौर पे ये बताती है कि IUCN रेड लिस्ट जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संकटग्रस्त तरीके से विलुप्त होने वाले जीव हैं, उनकी जो सूची है, उस सूची में से कितने वन्यजीव ऐसे हैं जो भारत में जिनको हमें संरक्षण या प्रजनन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। उसमें ये पाया गया, बहुत हैरानी भरा था, कि जो हिमालयन कस्तूरी मृग है उसका संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चिड़ियाघरों में कभी भी शुरू नहीं किया गया। तो ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। जब हम इसके इतिहास में लौटते हैं कि आखिर ये संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, कब से हिमालयन कस्तूरी मृग हमारे कंसर्न का विषय बन गए, तो हमें पता चलता है कि 1960-65 के दशक में जब बहुत तादाद में ये खबरें आती थीं कि हिमालयी रेंज में कस्तूरी मृग की अवैध तरीके से जो है उनका शिकार किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके जो नाभि है यानी जो नर कस्तूरी हैं, उनका जो सुगंधित इत्र है वो निकालने के लिए, पॉड निकालने के लिए उनकी हत्या की जाती है और वो बहुत महंगा बिकता है इत्र। उसका इस्तेमाल सुगंध बनाने में और दवाओं के लिए भी किया जाता है। तो ये जब चीज़ें फैलने लगीं और बहुत शिकार होने लगे, तब हमारे वो चिंता का विषय बना और 65 के आसपास भारत सरकार ने ये तय किया कि ऐसा करते हैं कि 2-3 प्रजनन केंद्र बनाते हैं और उत्तराखंड में हिमाचल के आसपास रेंज में उसको बनाया गया। और उससे बनाने के बाद धीरे धीरे देखा गया कि उनमें जो संख्या थी उनकी, वो कोई 5 जोड़े थे उनके प्रजनन के, उनको रखा गया और उसे मल्टीप्लाई हुआ, 28 लगभग उनकी संख्या हो गई। लेकिन ये जो संख्या थी ये धीरे धीरे फिर से घटने लगी, डिक्लाइन होने लगी और इसका जिक्र एस सत्य कुमार ने अपने रिसर्च पेपर में भी किया है 90s के दौर में। उनसे हम लोगों ने राय ली थी और उन्होंने कहा, वो कुछ बोलने, चूँकि वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आउटस्पोकन होते नहीं हैं हमारे देश में, तो उन्होंने रिसर्च पेपर ही आगे बढ़ा दिया और वो रिसर्च पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। उसका निचोड़ ये है कि वो जो प्रजनन हुए थे और संख्या बढ़ी थी, वो सब किसी न किसी कारण से, सांप के काटने से, निमोनिया से, दिल के दौरे पड़ने से उनकी मौत हो गई और एक कोई नर जोड़ा जो है कोई बच गया था, जिसका जिक्र अभी तक 2024 तक जो तत्कालीन रिपोर्ट आई है उसमें भी किया गया है कि एक जोड़ा जो दार्जिलिंग के राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया, उसका कोई अता पता नहीं है। विवेक मिश्रा सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, जिसमें उत्तराखंड में चोपता के पास और दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में रखे गए मृग का हमें जिक्र मिलता है। लेकिन वर्तमान में कोई भी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर इस प्रजाति का कैप्टिव समूह नहीं रखता, जो यह दर्शाता है कि इसका प्रजनन कार्यक्रम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इस कारण कस्तूरी मृग की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है।
वैसे भारत में कस्तूरी हिरण की एक और तीसरी प्रजाति भी है जो कश्मीर में पाई जाती है। भारत में 2006 से 2021 के बीच लगभग 28 करोड़ 94 लाख रुपए कैप्टिव ब्रीडिंग योजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए, लेकिन डाउन टू अर्थ की आरटीआई से सामने आया है कि मस्क डियर के संरक्षण पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसका कोई स्पष्ट हिसाब सरकार के पास नहीं है। इसकी जंगल में कितनी आबादी है, कोई ठोस सर्वेक्षण नहीं हुआ है। IUCN की 2014 की रिपोर्ट ही आखिरी विश्वसनीय डेटा है जिसमें संख्या घटती बताई गई। महत्वपूर्ण है कि पुणे स्थित एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक हिमालयी कस्तूरी मृग उत्तराखंड का स्टेट एनिमल यानी राज्य पशु है। इसके बावजूद वहां ध्यान नहीं दिया गया। इस वेबसाइट में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक 1980 के दशक में हिमालयी राज्य में लगभग 1000 कस्तूरी हिरण मौजूद थे। आप ऐसे मान के चलिए कि अभी आपने हाल ही में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी कोलोसल के द्वारा कोई 10,000 वर्ष पुरानी एक विलुप्त प्रजाति भेड़िया की जो थी उसको जीवित करने की बात कही गई है। अब हमारे यहाँ हमारे भारत में हम खास तौर से एक राजकीय स्तर के पशु को, जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है, उस कस्तूरी मृग के बारे में अभी वैज्ञानिक बहुत कम जानते हैं। यानी उसका व्यवहार क्या होगा, वो किस तरह से प्रजनन करता है, वह किस तरह से वातावरण में अच्छा महसूस करता है या नहीं करता है, वो सारी बातें अभी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। और जब तक हम किसी गुत्थी को समझ ही नहीं पाए हैं और वो सदस्य ही हमसे अलग हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो शायद ये बहुत कष्टकारी होगा कि हम आगे आने वाली चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे या नहीं। हमारा जो साइंस सेक्शन है ख़ासतौर से वन्य जीवों के बारे में, वो कोशिश कर रहा है कि हम जितना सैंपल कलेक्ट कर सकें, जितना जीव व्यवहार को समझ सकें, उतनी अच्छी चीज़ें आगे भविष्य में उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम पहले ही स्टेज में मारे जा रहे हैं, क्योंकि असलियत ये है कि हमें आज छवि भी कस्तूरी मृग की मिल जाए, वास्तविक तौर पर खींची गई हुई हाल फिलहाल, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं विवेक, जो आपने स्टोरी करी, आपके पास आपने रिपोर्ट का एक्सेस हासिल किया है, क्या कस्तूरी मृग भारत में एक्सटिंक्ट है? पूरी तरह से एक्सटिंक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये संकेत तो मिलने शुरू हो गए हैं कि उनके पगचिन्ह लगभग गायब हैं। और पिछले कुछ समय से जब हम ये तलाश कर रहे थे, ये मैं 2022 से हम कोशिश कर रहे थे कस्तूरी मृग के बारे में जानने की, और कम से कम 2 बार हमने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रयास हुआ है कि इनकी कोई गिनती हुई है या इनकी कोई आबादी का कैलकुलेशन किया गया है, और ख़ास तौर से स्पीसीज़ के मामले में। दोनों बार हमें जवाब नहीं दिया गया। और आज के वक्त में जो 2024 दिसंबर की रिपोर्ट है सेंट्रल जू अथॉरिटी की, वो भी हमें कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं करती है कि वास्तविकता में कस्तूरी मृग की संख्या कितनी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ चिड़ियाघर में जानवर पालने या ex-situ संरक्षण के लिए इनक्लोजर बनाने से कंजर्वेशन सफल नहीं होगा। इसके लिए कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम नहीं हुए हैं। बाघों के संरक्षण की कहानी की हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अभयारण्यों में ही संरक्षित किया गया, जिसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और वरिष्ठ वन्य जीव विज्ञानी BC चौधरी ने मुझे बताया कि भारत में रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, क्रोकोडाइल और पिग्मी हॉग जैसे प्राणियों का सफल संरक्षण कार्यक्रम हुआ है। हालांकि खुद CZA की रिपोर्ट में इन सभी प्राणियों के संरक्षण कार्यक्रम को लेकर इतना विश्वास नहीं दिखाई देता। और साइंटिफिक बैकग्राउंड पे अगर प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं किया गया है तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ रहते हैं उनका लॉन्जिविटी एक ही पोजीशन पे बहुत कम दिन का होता है। कोई 1-2 साल के बाद वो बदल गए, फिर नए आए, उनके लिए पूरे रामायण शुरुआत होता है।
इसीलिए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम सक्सेस हुआ है इंडिया में, आप देखेंगे उसमें बिल्कुल साइंटिफिक इनपुट शुरुआत से लेकर एंड तक रहा है। तो ये कस्तूरी मृग का जो प्रोग्राम था उसमें कितना साइंटिफिक इनपुट इन्वॉल्व था उसका भी एक जानकारी लेना चाहिए, और उसका अगर कमी है तो उसे ये भी एक कारण हो सकता है उसका सक्सेस नहीं होने का। हमारे देश में जो सेंट्रल जू अथॉरिटी जब भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग आइडेंटिफाई किए थे 30-35 स्पीसीज के लिए किए थे, उसके अंदर कस्तूरी मृग का नाम जरूर था, लेकिन ये सेंट्रल जू अथॉरिटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टिव था कि हमने ये 35 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन जिस स्टेट में ये मृग पाया जाता है उन स्टेट को उसी को लेते हुए एक साइंटिफिक प्रोग्राम पूरा डिटेल उसको प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के उसको आगे बढ़ाना का जरूरी है। और उसको ऐसा नहीं कि हम शुरुआत कर लेंगे नेक्स्ट ईयर को हम फिर थोड़ा पैसा मांग लेंगे, उसका बिल्कुल लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का हमारा क्या कार्यक्रम होगा, लॉन्ग टर्म में क्या कार्यक्रम होगा, और उसके लिए कम से कम 3 जनरेशन अगर ब्रीड करेंगे, उसका 3 जनरेशन ब्रीड करने तक प्रोग्राम का बजटिंग करना जरूरी है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक उसी रिपोर्ट में IUCN रेड लिस्ट की जब बात आई तो भारत सरकार ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर कहा है कि आगे से चलकर हम IUCN रेड लिस्ट को नहीं मानेंगे, यानी हम ये मानना ही बंद कर देंगे कि IUCN ने जिन वन्य जीवों को अपने विलुप्त श्रेणी में रखा है वो हमारे लिए भी विलुप्त हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लिस्ट बहुत पुरानी है और भारत सरकार एक ऐसा उपक्रम करेगी कि वो खुद तय करेगी कि कहाँ पर कौन सी वन्यजीव जो है वो विलुप्ति के कगार पर है। लेकिन ये बहुत बड़ा दावा लगता है, क्योंकि जब हमें मूल अपने संकेतक की आबादी का कुछ अता पता नहीं है तो ये किस तरह से होगा, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक और ख़ास बात है इसमें कि जब आप वन्यजीवों के संरक्षण कार्यक्रम को देखते हैं समग्र दृष्टि से, तो हम पाते हैं कि ऐसे जो कार्यक्रम जो प्राइवेट इनिशिएटिव हैं, ख़ास तौर से किसी संस्था के द्वारा किए गए हों, किसी सोसाइटी के द्वारा किए गए हों, वो ज़रूर सफल रहे हैं। और उसमें ये भी देखा गया है कि बाद में पीछे से सरकारें जो है अपना क्रेडिट लेने पहुंच जाती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है, चाहे वो वल्चर के बारे में आप देखिए, जो वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था BNHS के थ्रू, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया था, और बाद में सरकार ने उसको अपने क्रेडिट में लेने की कोशिश की। तो जो भी सफल उदाहरण आपको देखेंगे उसमें सरकारी प्रयास बड़े कम दिखते हैं और वैज्ञानिक हताश हैं, क्योंकि उनको उस तरह का एनवायरनमेंट और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरा एक कहना होगा कि ये जो कस्तूरी मृग जितने सारे हमारे हिमालयन स्टेट से मिलते हैं, वो स्टेट्स को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए। उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल, ये जितने सारे हिमालयन स्टेट में कस्तूरी मृग का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको एक कंबाइंड एफर्ट करना चाहिए कि हम एक इंडिविजुअल प्रोग्राम ना करें, एक कोऑर्डिनेटेड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करके हम उसको नेशनल लेवल पे क्लियर करके उसको एक सेपरेट फंड एलोकेशन करवाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जैसे अभी 50 साल क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फिर डिक्लेयर किया है कि न्यू घड़ियाल प्रोजेक्ट होगा हमारा, तो उसके लिए तो फंड तो एलोकेट किया गया। ऐसे नेशनल लेवल तक जब तक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस होके ये प्रोजेक्ट एक सेपरेट एलोकेटेड बजट होके एक प्रोजेक्ट फॉर्म पे नहीं जाएगा, जैसे हमारे डॉल्फिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया है, जब तक इसको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के स्टेट्स मिलजुल के एक प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप करके उसको नेशनल प्रोजेक्ट लेवल तक नहीं लाएंगे, ये छोटे छोटे एक स्टेट कुछ प्रपोजल दे दिया, उसको थोड़ा सा पैसे दे दिए, 5 साल के बाद उसका आगे नहीं बढ़ा, ये नहीं हो पाएगा। तो सवाल है कि क्या किया जा सकता है? सही प्रजातियों की पहचान, ब्रीडिंग स्टॉक बनाना, शिकार पर रोक और हैबिटाट संरक्षण के साथ फंडिंग और सरकारी रिकॉर्ड की पारदर्शिता इसमें प्रमुख कदम है। बात सिर्फ मस्क डियर, पिग्मी हॉग या रेड पांडा से जुड़े संरक्षण कार्यक्रमों और उनकी विफलता या सफलता की भी नहीं है, बल्कि पूरी वन्य पारिस्थितिकी की है।
हम जानते हैं कि मस्क डियर को उसके शरीर में पाई जाने वाली सुगंधित कस्तूरी के लिए मारा जाता रहा, लेकिन हमारे पड़ोसी चीन ने, और मैं यहां साफ कर दूं कि चीन में जो कुछ होता है वो सब अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी चीन ने इस हिरण को मारे बिना ही उसकी कस्तूरी निकालने के और उसके व्यापार करने की तकनीक खोज ली है। उनका जो रिसर्च है, उनका रिसर्च प्रोग्राम जो है, दे हैव डेवलप्ड ए टेक्निक जिसमें उसको मेल कस्तूरी मृग को मार के उसका पॉड को निकाल के उससे एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है। दे हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जिसमें वो मेल कस्तूरी मृग को मार की जरूरत नहीं है, दे कैन एक्सट्रैक्ट द मस्क। ये काफी बहुत सालों से वो कर रहे हैं, और वेदर ये उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्केटिंग तक जाते हैं, इसमें इतना जानकारी नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी का वेदर दे आर क्योंकि कस्तूरी का जो मस्क जो निकालते हैं उसका ज़्यादा यूज होता है हमारे परफ्यूम इंडस्ट्री में, और परफ्यूम इंडस्ट्री तो ज़्यादातर पेरिस बेस्ड है, फ्रांस बेस्ड है। तो वेदर दे आर दिस टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट, उसमें शायद इतना जानकारी अवेलेबल नहीं है अभी। ये जरूर है कि उन्होंने ब्रीडिंग और उससे एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी दोनों डेवलप किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, इससे इसकी रीच बढ़ेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे ज्वाइन भी करें। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स के विकल्प के जरिए हमारी मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।